अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं यामीन जदून और मैं अपने चैनल साइंस टेक में आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्राफ्स में मसला है तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं। और इस वीडियो को फिर आप एंड तक देखिएगा, फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा। सो A2 के जो ग्रेविटेशन फील्ड्स है उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है फोर्स बिटवीन टू मैसेज। आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि फोर्स बिटवीन टू मैसेज जो है दैट इज Gm1m2/r²। ये फार्मूला आपका सबसे पहला फार्मूला है ग्रेविटेशन फील्ड का। अब अगर आप इसको देखें तो फोर्स आर के साथ कैसे वेरी हो रही है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज। तो अगर आपको ये ग्राफ आता है कि जी डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज वर्सेस फोर्स आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या होगा। जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है फोर्स क्या होती जा रही है, शाबाश, फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। और ये इनवर्स के लॉ को फॉलो करता है। आप देखें अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में से डबल कर देंगे तो फोर्स कितनी कम होगी, फोर्स 1/4 हो जाएगी। और डिस्टेंस को अगर आप 3 टाइम्स कर देंगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगी। तो इसलिए अगर दो मैसेज के बीच में डिस्टेंस आर के साथ फोर्स की वेरिएशन दिखाई जाए तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब देखें अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट्स से कोई डिस्टेंस आर है, उस पे फोर्स की वैल्यू आपको F0। तो डिस्टेंस जब 2r कर दूंगा तो फोर्स जो है वो F0/4 हो जाएगी। सिमिलरली डिस्टेंस 3r कर दूंगा तो फोर्स F0/9 हो जाएगी एंड सो ऑन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ग्राफ इस एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी इन्फिनिट पे जाकर टच करेगा। फोर्स उस वक्त जीरो होगी जब दो पॉइंट मैसेज के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा, और जब डिस्टेंस जीरो होगा तो उस वक्त फोर्स इन्फिनिट होगी। तो इसलिए ये ग्राफ इन दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा, दोनों एक्सिस के साथ पैरेलल आपने शो करना है। अगर आपको ये 1/r² के साथ ग्राफ की बात करता है तो आप देखें अब 1/r² को आप एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आपने प्लॉट किया हुआ है। तो फोर्स को आप इस एक्सप्रेशन को आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये बन जाता है Gm1m2 एंड 1/r²। तो 1/r² आपका पूरा का पूरा आपने इस वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, फोर्स की वेरिएशन ये स्ट्रेट लाइन होगी। एफ वर्सेस 1/x² का ग्राफ जो है वो लीनियर होगा। सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका ग्रेडियंट क्या देगा आपको, इसका ग्रेडियंट जो है अगर आप इसको y = mx + c से कंपेयर करें तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इस केस में क्या होगा Gm1m2। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के जो है बेसिकली क्या डेफिनेशन है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज Gm/r², अगर आप प्लेनेट की सरफेस से दूर जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन आर इसमें क्या चीज है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। ये अगर आपके पास प्लेनेट है तो इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आर है। अगर आप यहाँ पे जी निकालना चाह रहे हैं तो ये रिलेशनशिप एप्लीकेबल होगा। अगर आप इनसाइड द प्लेनेट जी निकालना चाह रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, फिर ये वैलिड होगा। तो इनसाइड जी जो है वो लीनियरली वेरी करती है, लीनियर रिलेशनशिप होता है बिटवीन आर एंड जी। और अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट जो है वो जी वेरी करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का तो जी डिक्रीज होगा। डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो जी 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को 3 टाइम कर दोगे तो जी क्या होगा, 1/9 होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हम इनसाइड जी कैसे वेरी करता है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रहा हूँ ताकि आपको
अगर कोई पूछ ही लेता है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो जी क्या होगा, तो आप ये रिलेशनशिप यूज करेंगे और इसके मुताबिक बताएंगे कि आर जब जीरो है तो जी जीरो हो जाएगा। और जैसे अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जी डिक्रीज होगा जो यहाँ से नजर आ रहा है, और सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो जी इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसकी प्लॉटिंग की अगर बात की जाए, यहाँ से अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करें, तो r जो है आपका x एक्सिस पे है, g जो है वो y एक्सिस पे है, ये k कांस्टेंट है, ये उसके मैथ और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और लेट्स से ये यहाँ पर। उसके बाद सरफेस से अवे जो है आपका ये रिलेशनशिप वैलिड है, और जैसे जैसे आर इंक्रीज हो जाएगा तो जी डिक्रीज होगा। सो लेट्स सपोज सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू जी नॉट है, तो उसके बाद जो है वो इसका वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सरफेस पे अगर इसकी वैल्यू जी नॉट है डिस्टेंस आर पे, तो डिस्टेंस टू आर पे जो है इसकी वैल्यू जी नॉट बाय फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये इसका मतलब ये है कि आर जब इन्फिनिट हो जाएगा तो जी डिक्रीज होके जीरो के अप्रोच कर जाएगा। आप ऑब्जर्व करें कि जी सेंटर से लेके यहाँ तक सरफेस तक जी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, और आगे जो है वो जी डिक्रीज होता है। सो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसकी सरफेस पे होती है। सही है। तो इस एक्सिस को ये यहाँ से आपने पैरेलल शो करना है, इसको आपने इसके साथ टच नहीं करा देना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टच करा दिया तो इसका मतलब आपने जी को जीरो कह दिया एट सम डिस्टेंस आर, वेर एज जब आर की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी तो जी फिर जीरो होगा। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि अगर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ये आइसोलेटेड मैस की वजह से था, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास दो मैसेज हों, तो एक मैस का किसी भी पॉइंट पे आप अगर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालेंगे, तो वो इस मैस का और इस मैस, दोनों मैसेज का जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसका वेक्टर सम होगा। और ये याद रखें कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अ, अगर किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे बात करूंगा तो इस मैथ की वजह से, लेट्स से ये m1 है, दिस इज m2, सो इस मैथ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस तरफ होगी। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मैथ, सो लेट्स से दिस इज g1, और इस मैथ की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, लेट्स से दिस इज g2। सो दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ दरमियान में ए अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और वेक्टर क्वांटिटी में अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एक को अगर आप पॉजिटिव कह रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसलिए अगर m1 की वजह से हम g की बात करेंगे, तो यहाँ पे अब देखें m1 की वजह से g की वेरिएशन क्या होगी। अगर मैं इस साइड को प्लस कह रहा हूँ तो इस साइड को मुझे फिर माइनस कहना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वजह से बात करता हूँ। ये जो है g ड्यू टू m1, और ये कैसे वेरी होगा, ये जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो g की वैल्यू कम होती जाएगी। दिस इज g ड्यू टू m1। अब देखो m2 के लिहाज से g की वैल्यू कैसी होगी। g ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू m2 विल बी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और अगर मैं लेफ्ट को मैंने पॉजिटिव कह दिया है, ये मेरा साइन कन्वेंशन है, तो राइट को मुझे नेगेटिव कहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे बच्चे स्टक हो जाते हैं, तो इसलिए प्लीज इस चीज को रिमेम्बर करना आपने। सो इसकी वजह से अब सरफेस पे इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और नेगेटिव होगी क्योंकि हमने राइट साइड को नेगेटिव लिया है। उसके बाद इसकी सरफेस से आगे वेरिएशन जो होगी वो कुछ इस तरह वेरी करता जाएगा।
जैसे जैसे इस मैस M2 से हम दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होगी। वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव जो साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए अक्सर बच्चे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं कि ये वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव है, यहाँ वैल्यू लेस नेगेटिव है, तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ गई। नहीं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसे M2 से हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कम है। और इनसाइड वैसे वेरिएशन, इनसाइड वेरिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ड्रॉ करवा देता हूँ। सो अब देखें यहाँ पे, अगर आप रिलेशनशिप को देखें तो G इज इक्वल टू Gm/r²। अगर M1 फॉर एग्जांपल ग्रेटर है M2 से, तो फिर क्या होगा, M1 की सरफेस पे G की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे G की वैल्यू कम होगी। अब बात आती है कि नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आपने कैसे प्लॉट करना है। तो नेट जो होता है वो दोनों का वेक्टर सम है, और हम पॉइंट बाय पॉइंट पे बात करेंगे कि जी वेक्टर एडिशन कैसे होगी। अब देखें, अगर मैं बिटवीन वेरिएशन की बात कर लूँ, यहाँ देखें पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो इन दोनों का सम कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है, एक प्लस है दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। तो इधर तक रिजल्टेंट ऐसे वेरी करेगा। ये अब मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कैसे प्लॉट करना है। उसके बाद बच्चों देखो कि ये माइनस वाली वैल्यूज जाता है, ये कम है, नेट उसके बाद नेगेटिव होगा, एंड नेट विल बी लाइक दिस। तो अगर मैं इसको इस डिफ्रेंशिएट कर दूं थोड़ा सा, इसको मैं ब्लैक लाइन से शो कर देता हूँ, सॉरी ब्लू से। ये आपको स्मूथ ड्राइंग आनी चाहिए इसकी। तो नेट जो वेरी कर रहा है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू मैसेस, वो क्या है, वो इससे हमने शो किया गया। तो ये आपका किसको शो कर रहा है, G ड्यू टू M1। ये किसको शो कर रहा है, G ड्यू टू M2। और ये किसको शो कर रहा है, G ड्यू टू G नेट, दोनों का मैच। तो दरम्यान में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे G जीरो है। तो आपको आपको जब भी ड्रा करने के लिए कहेगा तो आपने नेट ड्रा करना है, दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ड्रा नहीं करने। और अगर इसके बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बीच में जो नेट आएगा वो कुछ इस तरह का यहाँ पे आएगा। तो नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इन साइड वैसे भी हमने ड्रॉ नहीं करनी होती, मैंने फिर भी आपको बता दिया, उसकी वेरिएशन कुछ इस तरह की होगी। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस वजह से जी इन साइड विल वेरी इन दिस वे। सो उनके बीच में क्या हो रहा है जी को, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, वो हमने देख ली कि कैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रही है। ओके, सो आपने, अगर इसको मैं थोड़ा सा वो करके बताऊं, तो आपको जब नेट की बात करेगा तो आपने दो मैसेज के बीच में उनके सेंटर बिटवीन देम जो वेरिएशन होगी वो आपने इस तरह प्लॉट करनी। अगर आप साइन कन्वेंशन अपोजिट कर लेते, लेफ्ट को माइनस राइट को प्लस, फिर आप खुद सोचेंगे उस वक्त इस ग्राफ में क्या फर्क पड़ना था। अगला कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज the work done per unit mass to bring it from infinity to the point inside the gravitation field। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सो इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, जूल, वर्क डन पर यूनिट मैस होता है, सो जूल पर केजी। इसका फॉर्मूला आपने देखा है जी, -Gm/r। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक आइसोलेटेड मैस की वजह से अगर आपने प्लॉट करना है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन्फिनिट पे जीरो होगा। और यहाँ अब ये नेगेटिव साइन जो है, ये जो पोटेंशियल के केस में जो स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव साइन शो करता है कि वो जीरो से नीचे होगी। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी प्लॉटिंग होगी
या नेगेटिव, और जैसे जैसे हम इस सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ये अब चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, ये मोस्ट नेगेटिव और यहाँ लेस नेगेटिव हो रही है, तो ग्रेविटेशनल, अगर इसकी सरफेस पे यहाँ इसकी वैल्यू फाइव, लेट से फाइव नॉट है, तो 2 टाइम डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, फाइव नॉट बाई 2 नेगेटिव होगा। और जैसे जैसे आप आर आपका इंक्रीज हो रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी अच्छा, चूंकि नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, और वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं कि वो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नो, जब नेगेटिव साइन है तो और आर डिनोमिनेटर में है, तो फिर फाई एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब क्या है कि इस जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इस जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो गई है, इस केस में और ज्यादा हो गई है, और ज्यादा हो गई है, और ज्यादा। तो जैसे जैसे आपने इस ग्राफ को इधर इसके पैरेलल शो करना है। अब अगर दो मैसेज के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लॉट करेंगे, तो चूंकि दोनों मैसेज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपने जैसे 3 kg प्लस 2 kg को ऐड करना है, तो दैट विल बी 5 kg। तो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर आपको दिया हुआ इंडिविजुअली, तो आपने उसको जस्ट ऐड कर देना। अब देखें, M1 की वजह से पोटेंशियल प्लॉट करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये कुछ इस तरह वेरी करेगा। दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू दिस M1। और अगर मैं इसको M2 के लिहाज से बात करूं, M2 की सरफेस पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपने ये इसका पोटेंशियल। अब आप सोच रहे होंगे कि जी मैंने यहाँ पे कम वैल्यू रखी है, मतलब ज्यादा, और यहाँ पे वैल्यू कम है। उसकी वजह ये है कि मैंने M1 को M2 से ज्यादा लिया हुआ है। तो M1 अगर ज्यादा है तो -GM डिवाइडेड बाई R, ये मैथ ज्यादा होगा तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे ज्यादा। ये M2 के लिहाज से। अब नेट कैसे प्लॉट करना है आपने, नेट आपने पॉइंट बाई पॉइंट एडिशन करनी है, और दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ पे इसकी वजह से नेगेटिव और इसकी वजह से बी नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे, तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा बिटवीन। और ये पेपर में जब आता है तो वो फॉर एग्जांपल अर्थ एंड मून के बीच में ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करता है, तो अर्थ का मैस ज्यादा है, मून का कम है, आपने उनकी सर्फेसेस के बीच में आपने ये नेट आपने प्लॉट कर दिया। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये जो है ड्यू टू M1, और ये जो दूसरा है दैट इज ड्यू टू M2, और ये नेट पोटेंशियल है। तो आप किसी भी पॉइंट पे बेटा वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये माइनस और दूसरा भी माइनस, दोनों ऐड होंगे यहाँ पे। आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ अगर आप बात करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये नेगेटिव, तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे थोड़ी स्केलिंग यहाँ पे डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है, ये इसमें ऐड होगी तो यहाँ की आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हम बात करें तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा। सो यहाँ पे की वेरिएशन कुछ इस तरह होगी। तो आपने एग्जाम में हमेशा नेट प्लॉट करना होता है। तो प्लीज जब आप नेट प्लॉटिंग की पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमेशा
ये इस तरह की शेप में होगा, ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा। तो उसके बाद आता है जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक मैथ एम की इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एम जो है वो ये होती है। और यहाँ से आप देख लें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। और जैसे जैसे इन दो मैसेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इस तरह। मैथ अगर स्मॉल एम यहाँ पे और ये कैपिटल एम है, तो जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। सो एज आर इंक्रीजेस, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू इट अप्रोचेस टू जीरो, इसलिए ये इसका ग्राफ हमेशा इस शक्ल में होगा। फिर हमने बात की थी कि अगर कोई मैस कोई प्लैनेट एम है और इसके अराउंड ये स्मॉल एम कोई रोटेट कर रहा है, तो इस सूरत में ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमने यहाँ पे केपलर थर्ड लॉ की बात की थी कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये इस केस में चूंकि कांस्टेंट है, तो हम देखेंगे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखिए, अगर आपसे ग्राफ की बात करता है कि जी आर क्यूब वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करवाता है, तो कैसा होगा जी? टी स्क्वायर पूरे को हमने वाई एक्सिस पर रख दिया, आर क्यूब को एक्स एक्सिस पर रख दिया, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्रेडियंट क्या शो करेगा, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। सो टी स्क्वायर इज योर y, 4 पाई डिवाइडेड बाई जी एम is your gradient and this is your x. So ये आपके पास gradient होगा, that is 4 pi square, 4 pi square I think. So यहाँ पे आप जरा वेरीफाई कर लेना, ये मेरे हाल में 4 pi square over g में, तो वो वैसे कांस्टेंट ही है, तो इसलिए जो है वो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये इस केस में ये इसका ग्रेडियंट है। और यहाँ पे जो मैथ है स्टूडेंट, मैथ ये इसका मैथ है, ठीक है। तो जितना जितना इसका ऑर्बिट इस स्मॉल एम का इंक्रीज करते जाओगे रेडियस, इतना टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो है, इसकी जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेंगे रेडियस, सो लीनियर स्पीड विल डिक्रीज। तो अगर आपको इसका ग्राफ पूछ लेता है तो फिर आप कैसा शेप बनेंगी, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि v वर्सेस r का ग्राफ जो है, r इंक्रीज करने से v की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो तो नहीं करेगा, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r। इस तरीके से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो r विल डिक्रीज, v विल डिक्रीज। उसके अलावा यहाँ पे आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, ये भी केपलर थर्ड लॉ है। ओमेगा स्क्वायर इज एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज का स्क्वायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस केस में अगर आपको ग्राफ दिया गया यहाँ पे ओमेगा वर्सेस आर का ग्राफ बनाया गया, तो आप देख लें कि ओमेगा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन जाएगा सम कांस्टेंट ओवर आर पावर 3/2 हो जाएगा। इस पूरे बाकी सारे को मैंने कांस्टेंट किया। इस केस में अगर आप आर इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा विल डिक्रीज। तो अगर इस केस में अगर आपसे कहा जाता कि जी ओमेगा स्क्वायर वर्सेस 1/r क्यूब का ग्राफ होता, तो ये स्ट्रेट लाइन होती और इसका ग्रेडियंट जो होता है वो ग्रेडियंट इज जी। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए और अपने उन दोस्तों के लिए जिनका जिनका आप फ़ायदा चाहते हैं, तो उन तक शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चल जाए। थैंक यू सो मच।